द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। मेरे को पूरी उम्मीद है कि अभी तक के जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। थोड़ा हमें टाइम लगा, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग क्वेश्चंस थे, बट मेरे को ये भी इसके साथ पूरी होप है कि जितना भी अभी तक हमने किया है, आपको जो डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो चुके हैं। और ये ब्रेक बहुत ज़रूरी थी। चलो जी, अब हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? पूरे होश और जोश के साथ लेट्स कंप्लीट रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस और देखें अब हमारे पास किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जी। द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री इज कंसर्न्ड अबाउट द हाई लेवल ऑफ हाउस होल्ड डेट एंड इज अ पोटेंशियल impact on the economy. Which of the following actions can it take to address the issue? The lamba question hai. The central bank of the country is concerned about the high level of household debt कि मेरे पास बहुत ज्यादा बोरिंग्स चल रही हैं और उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी के ऊपर क्या पड़ रहा है इसके बारे में सेंट्रल बैंक जो है वो कंसर्न्ड है। अब इसको करने के लिए सेंट्रल बैंक क्या करेगा? ऑफ कोर्स उसको क्रेडिट कंट्रोल करना है क्योंकि अभी मेरे पास डेट ज्यादा है, क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा हो रहा है, मनी सप्लाई ज्यादा हो रहा है। तो मैं क्या करूंगी? आई विल इंक्रीज द रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशियो टू रिड्यूस द लैंडिंग। पहला ही ऑप्शन मेरे को बिल्कुल ठीक लग रहा है क्योंकि क्वेश्चन को समझने के बाद मैंने क्या समझा कि आरबीआई को इस टाइम के ऊपर किस चीज की जरूरत है? क्रेडिट कंट्रोल की जरूरत है। और क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए मेरे को क्या करना है? मेरे को अपना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करना है। तो उसके बाद आपके पास ए ऑप्शन इंक्रीज है और सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन में उसने क्या बोला? इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स टू डिस्करेज बोरिंग्स। नहीं, ये चीज नहीं होगा। उसमें उसने क्या बोला? डेट्स हैं तो मैं लेंडिंग को अपना रिड्यूस करने के लिए मैं क्या करूंगी? रिवर्स जो आर जो कैश रिजर्व रेशियो है, जो आपकी रिजर्व रेशियो है, उसको आई विल इंक्रीज। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरेस्ट रेट इज द पॉलिसी। हम सबको पता है कि इंटरेस्ट रेट सिर्फ एक आरबीआई ही चेंज कर सकता है, मॉनेटरी पॉलिसी। Dash refers to the portion of total deposits that a commercial bank is required to keep with RBI in the form of reserves. Reserves यहाँ पे आपके पास कीवर्ड है, आपके पास CRR is the option। तो देरी किस बात की जी? इसको आप टिक कीजिए। Are fiscal and monetary policies opposite to each other? I don't think so they are opposite to each other. आपको पता है कि फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी सिर्फ दो ही हथियार हैं किसी भी इकोनॉमी के पास, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो चाइना है, चाहे वो रशिया है, चाहे वो यूएसए है। वी आर जस्ट गोइंग टू हैव टू टूल्स इन माय हैंड। और यहाँ पे मेरे पास दो टूल्स हैं, फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी, they are going to be a complementary to each other. They are not going to be opposite of each other. So answer is going to be a C option. Next question. It is a repetition. पहले हम इसको कर चुके हैं and I know कि आप सबको पता है कि M1 कैसे हम काउंट करते हैं, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। Move on to the next question. Bank earns a profit on the difference between. My dear students, आप सबको पता है कि प्रॉफिट कैसे होता है आपका। आपके पास एक प्राइमरी डिपॉजिट है, आपके पास एक सेकेंडरी डिपॉजिट है। प्राइमरी डिपॉजिट सेविंग अकाउंट है, सेकेंडरी डिपॉजिट जिसमें आपके पास लोन्स दिए जाते हैं। बैंक को सेविंग अकाउंट के ऊपर लोन देना होता है और बैंक को लैंडिंग अकाउंट के ऊपर, मतलब जिसके ऊपर वो लोन्स देता है, उसमें आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मिलता है। नॉर्मली अगर सेविंग अकाउंट के ऊपर बैंक 2% इंटरेस्ट दे रहा है, यहाँ पे बैंक को मान लो हाइपोथेटिकली 6% मिल रहा है। देना कितना है? 2% है। मिल कितना रहा है? 6% है। दोनों का डिफरेंस 4%। सो दैट इज टू बी टेकन एज अ प्रॉफिट और इनकम ऑफ द बैंक। तो इसका आंसर आपके पास क्या होगा जी? इंटरेस्ट चार्ज्ड to the depositor and interest offered to the borrowers, और आपके पास interest charged on the loans and interest paid on deposits, deposit on the loan balances and liabilities and deposits. तो interest charged to depositors and interest offered to borrowers और interest charged on loans and interest paid on, तो आपका ये बी ऑप्शन जो है that is going to be the right answer कि मैं लोन्स के ऊपर कितना इंटरेस्ट ले रही हूँ और डिपॉजिट्स के ऊपर कितना मैं पे कर रही हूँ। Which of the following shows a correct descending order of liquidity, that is M1, M2 and M3? Descending का order मतलब क्या होता है बच्चे? Highest to lowest. अब आपको पता है कि which one is to be taken as a broad money? Broad money आपका M3 है और narrow money आपका M1 है। तो मैंने ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखा
कि मैं M3 को सबसे पहले रखूंगी और M1 को बाद में रखूंगी हाईएस्ट टू लोएस्ट जाने के लिए, तो मेरा ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया, सी ऑप्शन। Which of the following is not a money market instrument? ट्रेजरी बिल, कमर्शियल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो आंसर आपके पास क्लियर है, इक्विटी शेयर इज नॉट अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। Which of the following policy measures is typically used by the central bank to manage a business cycle? अगर सेंट्रल बैंक यूज कर रहा है तो वो मॉनेटरी पॉलिसी यूज करेगा, किसी भी तरीके का कोई भी डाउट इसमें आपको नहीं होना चाहिए। द कैम्ब्रिज इक्वेशन किसके लिए? कैम्ब्रिज इक्वेशन इज फॉर क्लासिकल कैश बैलेंस। नो जी, कैम्ब्रिज आपके लिए कैश बैलेंस के लिए है, तो इट इज सेकंड थ्योरी आपको गिवन है, तो यू शुड नो कि आपके पास जितनी भी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है, किसकी केन्स ने क्या दिया है, क्लासिकल ने क्या दिया है, कैम्ब्रिज ने क्या दिया है, पोस्ट केनेशियन ने क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कंसीडर डिमांड फॉर मनी एज एन एप्लीकेशन ऑफ अ मोर जनरल थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर कैपिटल एसेट्स। अब ये कैपिटल एसेट्स जहां पे वर्ड आ गया स्टूडेंट्स, इट्स अ लवली वर्ड, इसके लिए आपको किसके पास जाना है, पोस्ट केनेशियन इकोनॉमिस्ट। पोस्ट केनेशियन ने, अगर आपको याद हो, मेरे पास सिर्फ दो इकोनॉमिस्ट हैं, बोमुल एंड टॉबिन, और उन्होंने रिस्क कवरेज को, रिस्क बिहेवियर को स्टडी किया है। तो यहाँ पे मेरे पास बोमुल का नाम नजर आ रहा है, तो अब विदाउट किसी शक के मैं इसको टिक करने जा रही हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि कैपिटल एसेट्स और इसको कवर करने का क्रेडिट किसको जाता है, इट गोज टू दीज टू पर्संस ओनली। इफ कमर्शियल बैंक रिड्यूस देयर होल्डिंग्स ऑफ एक्सेस रिजर्व, अगर वो रिड्यूस कर रहा है एक्सेस रिजर्व्स को, तो आपके पास मनी सप्लाई इंक्रीज करेगा, मनी बेस फॉल करेगा, या मनी सप्लाई फॉल करेगा, या नन ऑफ दिस। एक्सेस रिजर्व्स रिड्यूस कर रहे हैं मतलब वो रिजर्व रेशियो को इंक्रीज कर रहा है। रिजर्व रेशियो देखो, अगर आपके पास 10% है और आपके पास 100 टोटल डिपॉजिट्स थे, तो आपके पास एक्सेस रिजर्व्स यहाँ पे 90 हो गए। अब अगर रिजर्व रेशियो 20 है तो आपके पास एक्सेस रिजर्व्स 80 हो गए, और यहाँ पे भी वो रिड्यूस की बात कर रहा है, तो मतलब मेरे पास क्रेडिट कंट्रोल हो गया, तो मनी सप्लाई क्या कर जाएगी, इट विल फॉल। RBI फाइनेंशियल अकोमोडेशन टू द कमर्शियल बैंक्स थ्रू रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट किसके अंडर आता है? स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, मॉनेटरी स्टैंडिंग फैसिलिटी, मनी स्टैंड, MSF, ये सारा किया था, जिसमें इन्फ्लेशन टारगेटिंग को डिस्कस किया था हमने, और अमेंडमेंट्स हुई थी जो 1935 के बाद फिर 2016 टू 2021। तो उसके हिसाब से ये जितनी भी अकोमोडेशन, अकोमोडेशन मतलब होता है एडजस्ट करना। अगर आपको याद हो, क्लास में मैंने आपको इसको ओवरड्राफ्ट की एग्जांपल दी थी, कि जैसे RBI कमर्शियल बैंक को एडजस्ट करता है, कमर्शियल बैंक हमें एडजस्ट करते हैं, पब्लिक को एडजस्ट करते हैं। मेरे अकाउंट में 10,000 है बट आई एम इन नीड ऑफ 20,000, तो उसके लिए OD की फैसिलिटी है। और यहाँ पे कौन सी फैसिलिटी है टू अकोमोडेट, दैट इज योर LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। Which of the following instruments RBI normally resort to for managing inflation in the economy? आपके पास बैंक रेट है, CRR है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, और रेपो रेट है। स्टूडेंट्स, देखा जाए ये चारों ही मेथड्स जो हैं, दे आर हियर टू मैनेज इन्फ्लेशन, क्योंकि इन चारों मेथड से मैं या तो क्रेडिट कंट्रोल करूंगी और आई एम गोइंग टू हैव अ क्रेडिट क्रिएशन। अब यहाँ पे उसने एक वर्ड दे दिया नॉर्मली। अब ऑल ऑफ द अबव तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है, चारों में से मेरे पास वर्ड देखने की क्या है, नॉर्मली रिजॉर्ट, मतलब एक रूटीन में मैं कौन सा मेथड यूज करती हूँ जिसके थ्रू आई एम गोइंग टू कीप अ चेक ऑन इन्फ्लेशन। तो इन चारों में से जो शॉर्ट मेथड है, शॉर्ट पीरियड मेथड है, जो इमीडिएटली यूज होता है, दैट इज अ रेपो रेट। सो आई विल गो फॉर दिस, क्योंकि बैंक रेट लॉन्ग पीरियड के लिए और CRR और SLR उसके बाद होते हैं, और लास्ट में फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए मेरे पास क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस है। इन द कैम्ब्रिज इक्वेशन फॉर मनी डिमांड, व्हाट डज K रिप्रेजेंट? बच्चे, ये बहुत क्लियरली आपकी बुक में मेंशन है, PKY क्या चीज है, ये प्रोपोर्शनेट ऑफ योर इनकम। सो आपका आंसर इसमें आ गया D ऑप्शन, द प्रोपोर्शन इनकम हेल्ड एज अ मनी। बाकी के आप देख रहे हो सूट भी नहीं कर रही है, तो यहाँ पे अगर आपको नहीं भी समझ में आएगा तो आप अपना एक इंटेलिजेंट गेस लेके जा सकते हो। Which measure of money supply includes M1 and all other forms of near money that are less liquid than M1? स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो M1 में आपके पास क्या आता है, C+D तो है ही है, दैट इज करेंसी विद पब्लिक इन द सर्कुलेशन,
और डी डिमांड डिपॉजिट्स हैं, ओडी भी होता है बट हम बेसिकली ये लेके चलते हैं। मतलब वो M1 को इंक्लूड कर रहे हैं और बाकी जो है वो नियर मनी को इंक्लूड कर रहा है, बट दे आर लेस लिक्विड देन M1, क्योंकि मोस्ट लिक्विड मनी क्या है, वो M1 है। तो यहाँ पे आपके पास M2 जो है दैट इज M1 प्लस आपके पास पोस्ट ऑफिस डिमांड डिपॉजिट्स आ जाएगा, तो दैट इज गोइंग टू बी टेकन एज M2। व्हाई नॉट M3? क्योंकि M3 में टाइम डिपॉजिट्स आ जाते हैं, लेस लिक्विड देन M1 बोला उसने, तो आई विल गो फॉर M2। Next question, I think it is a repetition. Everybody knows the answer of this question. Move on to question number 77. The ratio that relates a change in money supply to a given change in monetary base is called as what? आप सबको पता है कि what is this called as? This is called as a money multiplier, क्योंकि आपके पास ratio of money supply to a change in monetary base क्या है? It is a money multiplier. Which of the following component of the monetary policy can be adopted to correct excess demand? Excess demand है means inflation है, रेपो रेट इंक्रीज करूंगी, CRR इंक्रीज करूंगी, मार्जिन रिक्वायरमेंट इंक्रीज करूंगी, सो माय ऑप्शन इज गोइंग टू बी अ डी। रिवर्स रेपो रेट क्या चीज है? ग्रेटर इंटरेस्ट इनकम है, is increased to curb inflation, is not a policy rate, और both A and B. Students, अब रिवर्स आपके पास यहाँ पे 3 रेट्स हैं. The first one is to be taken as a bank rate, then it is a repo rate, and then it is going to be a reverse repo rate. रेपो रेट क्या है? जहां पे मैं शॉर्ट पीरियड के लिए RBI कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है, बैंक रेट में मैं लॉन्ग पीरियड के लिए करती हूँ, और रिवर्स रेट पे कमर्शियल बैंक जो है वो सेंट्रल बैंक को पैसे देता है टू कीप द सेविंग्स और एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। अब रिवर्स रेपो रेट क्या जनरेट इनकम करेगा? इंटरेस्ट इनकम, और टू कर्ब इन्फ्लेशन, इज नॉट अ पॉलिसी रेट, और बोथ ए एंड बी। अब मैंने आपको तीनों की इंफॉर्मेशन दे दी है, तो ऑलमोस्ट 80 क्वेश्चंस वी हैव डन। आई एम एक्सपेक्टिंग एन आंसर फ्रॉम योर साइड। जल्दी से मेरे को बताइए कि रिवर्स रेपो रेट का आंसर इसमें क्या होगा। वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। Move on to the next question. The RBI is mandated to publish a monetary policy report. पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि आपके पास इन्फ्लेशन टारगेट है, MPC आपके पास कब बनाता है? It is always after 6 months. Students, ये questions ऐसे होते हैं जो आपको यहीं के यहीं लर्न कर देने चाहिए, क्योंकि इसमें कोई एनालिसिस नहीं है, इसमें किसी भी तरीके का कोई भी आपके पास एप्लीकेशन बेस्ड नहीं है। पहले वाला क्वेश्चन एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन था, तभी मैंने आपको वो सोचने के लिए दिया। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, सो इट इज गोइंग टू बी 6 months. लर्न इट ओवर हियर ओनली, जिनको अभी तक ये लर्न नहीं था। मॉनेटरी पॉलिसी इज एन एक्सट्रीम इफेक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, सॉरी, लिक्विडिटी ट्रैप इज द एक्सट्रीम इफेक्ट। बच्चे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लिक्विडिटी ट्रैप क्या चीज होती है। लिक्विडिटी ट्रैप बेटा, जहां पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना लो हो जाता है कि मनी अपनी वैल्यू लूज कर जाता है, मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है बट उसकी वर्थ नहीं है। ट्रैप का मतलब क्या होता है? चक्रव्यूह। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? कन्वर्टेबिलिटी, कि आपके पास मनी है बट इट इज वर्थलेस। मनी क्यों है? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट टू इट्स लोएस्ट है आपके पास। तो ये किस चीज का इफेक्ट है? एक्सट्रीम इफेक्ट, दैट इज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। Move on to the next question. Again, it is a calculative question, ji. If the bank rate has a deposit of this 50 lakhs and the reserve requirement is of 10%, what is the excess reserves? My dear students, आपको पता है कि total reserves जो होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं? excess reserves plus reserve required reserve. तो excess reserves किसके इक्वल हो गए? total reserves minus required रिजर्व्स। अब 50 lakhs है, 50 lakhs का 10% 5 lakhs हो गया। मैं 5 lakhs इसमें से माइनस करूंगी तो मेरे पास आंसर क्या आ गया? इट इज गोइंग टू बी 45 lakhs. आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इंपॉर्टेंट थिंग, what will be the value of credit multiplier if the required reserve ratio? credit multiplier किसके इक्वल होता है जी? 1 upon RR। 50% है तो ये 50% को मैंने 1 upon 50 कर दिया जी, so it is going to be 2। मनी सप्लाई किसके साथ है? ऊपर स्टेटमेंट में भी था, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू whom? मॉनेटरी बेस। Any act of interference by the central bank like the RBI in influencing the exchange rate is referred to as which of the following? A very very good question, students. Any act of interference. My dear students, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि आपके पास एक्सचेंज रेट, सबसे पहले
द रेट एट विच द करेंसी ऑफ टू कंट्रीज आर गोइंग टू बी एक्सचेंज। अब किस रेट के ऊपर ये मैं एक्सचेंज करती हूँ? अ टाइम एगो मेरे पास ये सिस्टम था फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, that a currency of one country is going to be exchanged with the other country in terms of gold, or it is going to be there in terms of dollar. That was a fixed exchange rate system. Government set करती थी उसमें. But later on, especially after 1991, जहाँ पे RBI का role is going to be reduced from a controller to the facilitator, हमने कौन सा सिस्टम फॉलो किया? दैट इज अ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल में क्या होता है कि आपके पास मार्केट फोर्सेस हैं, जहां पे डिमांड और सप्लाई आपस में इंटरसेक्ट करके दैट इज अ रेट गोइंग टू बी फिक्स्ड अप इन द मार्केट। अब तक हमारे पास यही सिस्टम मार्केट में चल रहा है कि जहां पे डिमांड एंड सप्लाई आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, दैट रेट ऑफ एक्सचेंज इज गोइंग टू बी डिटरमिन्ड इन द मार्केट। और इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? डर्टी फ्लोटिंग बोलते हैं, बिकॉज इट इज टू बी रन बाय अ मार्केट फोर्सेस। किसी भी तरीके का फिजिकल डिसिप्लिन वहां पे नहीं है, कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। डिमांड ज्यादा है तो रेट ऑफ एक्सचेंज उसके हिसाब से ज्यादा हो जाएगा, डिमांड कम है तो रेट ऑफ एक्सचेंज उसके हिसाब से कम हो जाएगा, एब्सोल्युटली एज पर मार्केट फोर्सेस। तो ये सिस्टम मेरे को एक्सेप्टेबल है तब तक जब तक इंडिया अपनी करेंसी को संभाले बैठा है, स्ट्रांग बना के रखा हुआ है। बट फॉर एग्जाम्पल कि इस सिस्टम के थ्रू आपका जो INR है, इंडिया जो करेंसी है, वो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा वीक हो गई है, डॉलर की वैल्यू स्ट्रांग हो गई है। तो मेरे पास दो ही ऑप्शंस हैं, दो ऑप्शंस। मार्केट फोर्सेस को मैं कैसे करूंगी? मार्केट फोर्सेस तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं, उनके बस की बात नहीं रही है। मेरा बॉस कौन है? मेरा RBI है। तो RBI इस टाइम के ऊपर इंटरफियर करेगा। वो क्या करेगा? वो डॉलर को अपने रिजर्व में से, आपको पता है कि हर सेंट्रल बैंक के पास अपने रिजर्व्स होते हैं, अपने रिजर्व्स इंटरनेशनल मार्केट में रिलीज करेगा डॉलर्स को। और डॉलर्स की सप्लाई इंक्रीज होगी तो उसकी थोड़ी बहुत वैल्यू तो फॉल हो जाएगी और मेरा रुपये थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बन जाएगा। तो ऐसे एक्यूट फाइनेंशियल क्राइसिस में जब इंटरनेशनल मार्केट में होता है, जो मार्केट फोर्सेस नहीं कर सकती हैं, मेरे पास RBI की इंटरफेरेंस होती है। और जब मेरे सिस्टम में RBI की इंटरफेरेंस हो जाए, व्हाट वुड बी दैट सिस्टम कॉल्ड एज? दैट वुड बी कॉल्ड एज अ मैनेज्ड फ्लोटिंग, क्योंकि RBI की अब रूल्स एंड रेगुलेशंस उसके ऊपर अप्लाई होने शुरू हो गए हैं जी। With the example I have explained, I hope it is clear. According to Cambridge equation, the value of money किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिमांड फॉर मनी, सप्लाई फॉर मनी, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। अब कैम्ब्रिज इक्वेशन क्या है? कैश बैलेंस है, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वो डिमांड फॉर मनी के ऊपर डिपेंड करेगा, मैं बता रही हूँ। बट क्या आप ऑल ऑफ द अबव के लिए जाना चाहेंगे? मैं गलत भी हो सकती हूँ। अगर आप डी ऑप्शन के लिए जाना चाहेंगे, जल्दी से मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। Which of the following is not a part of money supply in an economy? मनी सप्लाई है, नॉट है। यू हैव टू बी गेट क्लियर कि वो नॉट के बारे में पूछ रहा है। करेंसी होगा, डिमांड डिपॉजिट होगा, सेविंग डिपॉजिट होगा, बट नॉट है टाइम डिपॉजिट्स इन द कमर्शियल बैंक। करेंसी, ओ सॉरी, नॉट अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। करेंसी हेल्ड बाय द सेंट्रल बैंक है। नजर हटी, दुर्घटना घटी। मैंने सेंट्रल बैंक तो पढ़ा ही नहीं था, मैंने सोचा करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक है, तो आई एम गोइंग टू चेंज माय ऑप्शन। करेंसी हेल्ड बाय सेंट्रल बैंक इज नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। कमर्शियल बैंक होगा, ये भी होगा, टाइम डिपॉजिट ये भी होगा जी। Which of the following is not a typical tool of monetary policy used by the central bank? मेरे को चार ऑप्शंस देखते ही पहले ही आंसर पता चल गया कि यहाँ पे टैक्स रेट लिखा हुआ है। टैक्स रेट किसका वेपन है? फिस्कल पॉलिसी का वेपन है। इट इज नॉट अ वेपन ऑफ अ मॉनेटरी पॉलिसी, सो नॉट पूछ रहा है वो। सो योर आंसर इज गोइंग टू बी अ सी ऑप्शन। Which of the following is the most effective monetary policy tool for managing short-term fluctuations in the economy? ओपन मार्केट है, टैक्स रेट में नहीं कर सकते, प्राइस कंट्रोल नहीं कर सकते, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारा आपके पास क्या है? ये बी और सी तो क्या है? फिस्कल पॉलिसी है। प्राइस कंट्रोल मेजर्स क्या हो सकते हैं? आई कांट, क्योंकि वो तो मार्केट कंडीशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो आपके पास किस चीज के लिए ऑप्शन बच गया? ओनली ए ऑप्शन। तो यू आर गोइंग टू टिक दैट। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट डायरेक्टली अफेक्ट द डिमांड फॉर द मनी? फिर से यहाँ पे नॉट आ गया। इंटरेस्ट रेट, द लेवल ऑफ आउटपुट, द प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी।
and the government's fiscal deficit. देखो इंटरेस्ट रेट करेगा, इनकम भी करेगा, प्राइस लेवल भी करेगा, डिमांड फॉर मनी आपको पता है कि 3 मोटिव्स के लिए करता है वो, ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव एंड स्पेकुलेटिव मोटिव। तो गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट का सप्लाई के साथ फर्क पड़ सकता है, बट डिमांड के साथ इसका कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है। द ट्रांजैक्शन मोटिव फॉर होल्डिंग मनी सप्लाई, दैट मनी इज हेल्ड। अभी बताया कि डिमांड फॉर मनी इज गोइंग टू बी देयर फॉर 3 मोटिव्स। ट्रांजैक्शन मतलब रूटीन ट्रांजैक्शंस के लिए जो डेली की आपकी होती हैं उसके लिए। स्पेकुलेटिव है नो। लिक्विडिटी फॉर डेली ट्रांजैक्शंस, यस, वेरी क्लियर। मेरे को दूसरे ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। इट इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पे आपको सीडी जाने के लिए भी जरूरत नहीं पड़ती है जी। In an economy, change in the reserve ratio will directly affect the world. रिजर्व रेशियो है वो सप्लाई फॉर मनी को फर्क करेगा। बजट तो वैसे ही नहीं करेगा, डिमांड फॉर मनी नहीं करेगा, क्योंकि वो तो वेपन है जो मॉनेटरी पॉलिसी का है, और वो कौन यूज कर रहा है? सप्लायर ऑफ मनी। सप्लायर ऑफ मनी कौन है? आरबीआई है। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? मेरी सप्लाई फॉर मनी के ऊपर असर पड़ेगा जी। Which of the following is a primary objective of monetary policy in the country? Expenditure, monetary policy है? No. To regulate money supply? Yes. To balance? No. To provide interest free? ये तो कभी हो ही नहीं सकता। तो आपके पास चॉइस बनती थी बी और सी के बीच में। बी क्योंकि ए और डी तो फिस्कल पॉलिसी का है, बट बी और सी में सी इज टोटली अनरियलिस्टिक। आपके पास चॉइस क्या बन गई है? दैट इज अ बी ऑप्शन। According to quantity theory of money, if the money supply increases with the velocity of money and output remains constant, the general price level क्या करेगा? It will increase proportionately. Students, आपके पास चाहे ये QTM है, क्लासिकल थ्योरी है, चाहे आपके पास कैम्ब्रिज है, चाहे आपके पास केनेशियन थ्योरी है, पॉइंट सेम है कि मनी सप्लाई विल इंक्रीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट। आपकी किस तरीके से है कि जैसे जैसे मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, प्राइसेस भी आपके उसी डायरेक्शन में इंक्रीज होंगे। कीप इन माइंड, मनी सप्लाई मोर मींस प्राइसेस मोर, राइट। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट बता देती हूँ आपको, दिमाग में आया मेरे, कि मनी सप्लाई ज्यादा होगी तो आपकी वेजेस भी ज्यादा होंगी। वेजेस ज्यादा मतलब मनी इनकम ज्यादा होगी। मनी सप्लाई ज्यादा हुई तो आपकी प्राइसेस ज्यादा हुई। प्राइसेस ज्यादा हुई तो वेजेस ज्यादा होंगी, मनी इनकम ज्यादा होगी, बट इससे आपकी रियल इनकम क्या कर जाएगी? फॉल कर जाएगी। एडिशनल इंफॉर्मेशन। Next question. If the central bank implements an expansionary monetary policy by lowering the reserve requirement, immediate effect. Expansionary policy है जी। expansionary policy में क्या होगा? आपके पास cheap money policy होगी। cheap money policy का मतलब मैंने money को सस्ता कर दिया है, money के interest rate को कम कर दिया है, तो obviously मेरे पास क्या होगा? money supply increase हो जाएगी। Which of the following actions would be central bank most likely to combat inflationary pressure in the economy? इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन चल रही है, तो सेंट्रल बैंक आपके पास क्या करेगा? What is it is going to do? It is going to decrease the interest rate. It is increase the money supply. वो तो ऑलरेडी ज्यादा है, तो इस ऑप्शन को मैंने कट कर दिया जी। Raise the reserve ratio of the commercial bank or lower the statutory. मेरे को कंट्रोल करना है। अगर मैं डिक्रीज करूंगी तो वो मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा, तो ये भी नहीं है मेरे पास। तो मेरे पास ऑप्शन क्या आ गया जी कि मैं रिजर्व रेशियो को इंक्रीज कर दूंगी ताकि मेरे एक्सेस रिजर्व्स जो है वो डिक्रीज हो जाए, और दिस विल लीड टू क्रेडिट कंट्रोल। क्योंकि जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, मैंने किसके लिए जाना है? मैंने क्रेडिट कंट्रोल के लिए जाना है। If the central bank wants to decrease the money supply, which of the following tool of monetary policy is likely to happen? अगर आपको डिक्रीज करना है, पहले में इंक्रीज था, अब डिक्रीज है जी। डिक्रीज करना है तो मैं इंक्रीज करूंगी, तो यहाँ पे लोअरिंग नहीं चलेगा। परचेज ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ओके, देखती हूँ इसमें क्या होगा। मतलब मेरे पास चॉइस बनती है बी और सी में। डिक्रीज करना है, रिजर्व रिक्वायरमेंट इंक्रीज कर दूंगी, ये ऑप्शन तो सही है ही है, बट मेरे को बी को एलिमिनेट करना है। आई शुड हैव अ रीजन व्हाई टू एलिमिनेट। अगर ओपन मार्केट ऑपरेशन में मैं परचेज कर रही हूँ, राइट, परचेज कर रही हूँ मतलब मैं गवर्नमेंट से या पब्लिक से परचेज कर रही हूँ और उसको मैं सॉफ्ट कैश दे रही हूँ, मतलब लिक्विडिटी दे रही हूँ, तो दिस विल लीड टू क्रेडिट क्रिएशन। तो मेरे पास यहीं पे आंसर क्लियर कट आ गया जी। इट इज गोइंग टू बी अ सी ऑप्शन।
If the monetary base in the economy is 250 crores through an open market operations by the central bank, तो वो आपसे क्या कह रहे हैं जी कि यहाँ पे आपके पास मनी मल्टीप्लायर क्या होगा। मॉनेटरी बेस आपके पास 250 है, थ्रू एन ओपन मार्केट ऑपरेशंस मनी सप्लाई आपके पास इतनी है, तो मनी मल्टीप्लायर क्या होगा। आई होप यू नो द फार्मूला, आपको पता है कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देरी किस बात की है, मॉनेटरी बेस इतना है, मनी सप्लाई इतनी है, जल्दी से पेन और पेंसिल उठाइए और मेरे को बताइए कि जी इसमें से राइट ऑप्शन आपके पास क्या होगा। मैं वेट कर रही हूँ आपके आंसर की। If the reserve ratio is 0.1 and the increase in the reserves by 1000, what will be the money supply? आपको पहला वाला क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था, ये वाला क्वेश्चन मैं करवा देती हूँ। आपके पास मनी सप्लाई कैसे होगा जी, आप ये रिजर्व्स को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास कितना आ गया 1/RR इंटू डेल्टा डी, तो आपके पास क्या आ गया आंसर 10,000। Which of the following is not a function of money? Is it a providing a common D option? You can check it out why it is a D. Oh, lovely question. The concept of the aversion of the risk is propounded by whom? Students, अगर आपको याद हो, हमने पहले वाले क्वेश्चन में पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो रिस्क फैक्टर है आपके पास, ये किसने आपको दिया हुआ है। द रिस्क फैक्टर हैज बीन गिवन टू यू बाय बॉमुल एंड टॉबिन, राइट। आपके पास अगर आप अपनी बुक की लेफ्ट हैंड साइड मतलब इस साइड के ऊपर जाओगे, जहां पे टॉबिन का वर्जन है वहीं पे उसमें एक छोटा सा वर्ड मॉड्यूल में ये गिवन है, तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि ये रिस्क कैपिटल एसेट, ये वर्ड किसने दिया है। इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय जेम्स टॉबिन एंड बॉमुल। तो आपके पास पहले वाले क्वेश्चन में बॉमुल का ऑप्शन था, इसमें आपके पास टॉबिन का है। What type of currency is issued by central bank? क्योंकि वो लीगल मनी होती है, तो इट इज टू बी टेकन एज अ फिएट मनी। व्हाट इज द करेक्ट फार्मूला, अभी ऊपर बता के हटी हूँ। एक्सेस रिजर्व्स क्या होंगे जी, टोटल रिजर्व्स माइनस रिक्वायर्ड रिजर्व्स, तो आपके पास ए ऑप्शन आ गया। What does RBI publish every 6 months providing explanation of the source of inflation? हम क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू पब्लिश इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क कि आपके पास कितना टारगेट है जो कि आपको 6 to 18 मंथ्स के लिए करना है। जैसे कि टारगेटिंग फ्रेमवर्क में आपके पास इसमें ऑप्शन सी भी हो सकता है जी। काइंडली चेक इट आउट कि आप इसमें ऑप्शन सी जाओगे कि आप इसमें ऑप्शन डी के लिए जाओगे, क्योंकि वो क्या पूछ रहे हैं कि फोरकास्ट फॉर कमिंग दिस की आपके लिए 6 to 18 मंथ्स के लिए मॉनेटरी पॉलिसी, क्योंकि ऊपर का जो अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है उसके हिसाब से वो मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट थी। बट यहाँ पे जो हमारे पास आ रहा है व्हाट इज लेटिंग अस नो कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग है, और इन्फ्लेशन टारगेटिंग में हमारे पास क्या होता है, इट इज गोइंग टू बी टेकन कि आपके पास 6% आपके पास टॉलरेंस लिमिट है, और उसके बाद जो 2% है वो लोअर लिमिट है, और 4% एवरेज है, 2% इज द लोअर एंड 6% इज द अपर। तो यहाँ पे क्वेश्चन डी की बजाय आपके पास, क्योंकि वो टारगेटिंग है, लोअर एंड अपर लिमिट, आपका जो ऑप्शन जाएगा इट इज गोइंग टू बी टेकन एज अ सी ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर्स रेपो रेट इज द रेपो रेट इन द फॉलोइंग वे, किसकी तरफ से होता है। आपको पता है कि रेपो रेट इज द रेट जहां पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को देता है, और रिवर्स रेपो रेट क्या है जी, जहां पे क्या कहते हैं कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को देता है। तो रिवर्स रेपो रेट इज ऑलवेज गोइंग टू बी लेस देन रेपो रेट। तो आपके पास रिवर्स रेपो रेट क्या हो गया, रेपो रेट में से जब मैं -1 कर दूंगी, आपकी बुक में इट इज गिवन that is to be taken as a reverse repo rate. Real money refers to what is it? Real money is the nominal real national income. Okay. Money demanded ये नहीं हो सकता, nominal GNP divided by the price level, और nominal money adjusted to the price level. आपके पास ए और डी ऑप्शंस हैं। अब ए और डी ऑप्शंस में से आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे। आई वुड लाइक टू गो फॉर डी ऑप्शन की नॉमिनल मनी, क्योंकि रियल मनी अगर आपने स्टैटिस्टिक्स में इंडेक्स नंबर में भी की हुई है, तो रियल मनी क्या होती है कि आपकी परचेसिंग पावर, इन्फ्लेशन होती रहती है, तो आपको एट पार रखना है नॉमिनल मनी के साथ, और वो इन्फ्लेशन को कंसिडर करना है। मेरे को अपनी इनकम को एज पर प्राइसेस के साथ एडजस्ट करना है, तो योर ऑप्शन इज गोइंग टू बी अ
डी ऑप्शन। यहाँ पर आपके क्वेश्चंस खत्म होते हैं जी फ्रॉम चैप्टर 8। आई होप अभी तक जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए बोले थे उनका आंसर आपने लिख दिया है। अगर आपने क्रॉस चेक करना है, पहला क्वेश्चन ये था जी, इफ द मॉनेटरी सप्लाई मॉनेटरी बेस इन एन इकोनॉमी इज 250 करोड़ और आपके पास ओपन मार्केट ऑपरेशंस में मनी सप्लाई ये है, तो मनी मल्टीप्लायर इज मॉनेटरी बेस डिवाइडेड बाय मनी सप्लाई डिवाइडेड बाय द मॉनेटरी बेस। तो आपके पास ये 1000 अपॉन 250, आपके पास आंसर क्या आ गया? इट इज गोइंग टू बी अ 4। आई होप इट इज क्लियर, राइट। इसके बाद आपका क्या क्वेश्चन था? उसका आंसर आप सबने दे दिया होगा, आई एम 100% श्योर। इसके साथ आज हमारे चैप्टर 8 के ऑलमोस्ट 106 क्वेश्चंस आर बीइंग कवर्ड ओवर हियर। बहुत डिफरेंट तरीके के कॉन्सेप्ट थे, डेफिनेशनल भी था, कैलकुलेटिव भी था, एनालिटिकल भी था। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको इस वीडियो के बाद जो चैप्टर 8 के कोई भी डाउट्स थे दे आर एब्सोल्युटली क्लियर। अगर फिर भी आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट रहता है, feel free to ask, drop a message in the comment box. We will take up your doubts and I will answer it. Thank you. All the best. Stay connected for the next video. Take care. To the faculty members, of course. Initially, I was very confused as to how I will finish my preparation in just 3 months. But RMS made it possible. बहुत हेल्पफुल होती है, उसमें आपको पता चल जाता है कि कैसा पेपर आता है, कैसा स्ट्रेस लेवल होता है। सीरीज बहुत हेल्पफुल होती है। By heart, I am saying to you that RMS is the best coaching center. जो एंड में 1 मंथ की टेस्ट सीरीज थी वो काफ़ी सपोर्टिव रही मेरी रिवीजन के लिए, और वो उन्होंने उस टेस्ट सीरीज ने मुझे रिवीजन करने के लिए काफ़ी हेल्प की। It was a great experience. The class was very interactive. The course was well oriented. The teachers were really nice and supportive. Asking doubt was never. फैकल्टी के साथ एक बहुत ही पेक्युलर बॉन्ड क्रिएट होता है, जो कि मैंने अपनी पूरी 12 साल की स्कूल लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं करा था, वो मैंने RMS में। And my experience at RMS Chandigarh included great mentorship. There was thorough conceptual clarity. There was time to time much needed motivation for us. ऑफलाइन क्लासेस के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस का भी एक बेनिफिट मिलता है। अगर हमारी कभी हम ऑफलाइन किसी रीजन से नहीं आ पा रहे तो हम ऑनलाइन भी देख सकते हैं, और उसके साथ साथ हमें रिकॉर्डिंग भी मिलती है। At RMS, and if you also want to achieve your dream of becoming a CA, then RMS is the perfect destination